पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को हेडलाइन कैसे लिखें इसके संबंध में जानकारी दिया था। आज मैं बेसिक फैक्ट्स के अंतर्गत ही कुछ और टर्म को बताना चाहूँगा जिसे हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। वे जानते भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन उसकी अच्छी समझदारी उन्हें नहीं होती है। इसलिए मैं आज एक अन्य टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम होगा इंग्लिश ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन। इसका हिंदी होगा अंग्रेजी व्याकरण एक परिचय। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहूँगा। वह ये बात होगी कि हम लोगों का स्पीड पढ़ने में बहुत काफ़ी अधिक नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मेरे गुरुजी भी ऐसा कहा करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस, विंस द रेस, विंस द रेस। रेस को जीतता है कौन? जिसका स्पीड स्लो और स्टडी होता है। इसलिए हमारा स्पीड स्लो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए मेहनत, तभी हम विजयी हो पाएंगे। लेकिन यहाँ स्लो का मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऐसा न स्लो हो जाएं कि हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएँ। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा। कल्पना करें कि हम पटना में हैं और एक अजनबी हैं। मेरे पास बाइक है, अशोक राजपथ से गुजर रहे हैं। गति हमारी इतनी न तेज है रोड शांत होने के कारण, जैसा कि स्थिति इन दिनों है, कि हम नहीं देख पाते हैं गांधी मैदान से पटना सिटी की ओर जाते वक्त कि कहाँ पर बीएन कॉलेज है, कहाँ पर पीएमसीएच है, कहाँ पर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, कहाँ पर साइंस कॉलेज है, और हम पटना सिटी पहुँच जाते हैं। बाद में कोई हमसे पूछता है कि क्या क्या था रास्ते में, तो हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं। इसका कारण क्या है? मेरे गति का तेज होना। तो मेरे आम विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने में लगे हैं, पढ़ते सीखते हैं, वे भी अनभिज्ञ होते हैं ग्रामर की गहराई से, विषय की गहराई से, और गति उनकी यदि तेज होती है तो पेपर पढ़ने के जैसा वे रीडिंग दे देते हैं और बातें उनको समझ में नहीं आती है। यदि वही बाइक वाला व्यक्ति स्लो पार करता अशोक राजपथ से, तो पूछने के बाद में बता देता कि कहाँ पर बीएन कॉलेज है, कहाँ पर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है और कहाँ साइंस कॉलेज है। यही बात आम विद्यार्थियों के साथ होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लेबर खूब करें, पढ़ें, मेहनत करें और अपने गति को सामान्य रखें, ताकि एक बार पढ़ने पर ही, यानी कम बार पढ़ने पर ही उन्हें वे बातें हजम होती जाएं। अब आप आइए यहाँ देखिए। गत दिन के वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश हाउ टू राइट ए हेडलाइन पर विचार किया था। यहाँ भी आज मैंने एक हेडलाइन लिखा है, उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन। इसे भी ध्यान से देखने पर इसमें आपको 4 शब्द मिलेंगे, इंग्लिश, ग्रामर, एंड और इंट्रोडक्शन। लेकिन इन 4 शब्दों में एक शब्द एन है जो आर्टिकल है। तो वे हम लोगों के चर्चा किए गए नियम के अनुसार इसका भी पहला अक्षर ए स्मॉल लिखा गया है, इसलिए हमारा हेडलाइन ये सही है। अन्य शब्दों का प्रथम अक्षर कैपिटल है, केवल इसी का पहला अक्षर ए स्मॉल है, इसलिए कि यह आर्टिकल है। ऐसा हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। आज मैं उस बेसिक फैक्ट के अंतर्गत आपको कुछ और टर्म बताने चाहेंगे। टर्म तो बहुत अधिक हैं, आगे पढ़ने पर मिलेंगे। सब कोई पढ़ता है, सीखता है, हम लोग भी देखेंगे, सीखेंगे।
लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को लेकर भी हम चलेंगे। मेरा उद्देश्य है किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, हम हर चीज़ को लेते चलें, सामान्य से सामान्य बातों को भी सीखें। और मेरा ख्याल है कि CBSE, ICSE और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सभी के बच्चे हम लोगों के साथ हैं, तो मेरा ख्याल सबको एक साथ लेकर चलना होगा। इसलिए मैं हिंदी का भी सहारा विशेष लिया करूँगा। CBSE और ICSE वाले बच्चे अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देंगे, यदि उन्हें हिंदी की आवश्यकता न हो तो वे उस पर ध्यान कम देंगे, अंग्रेजी पर भी विशेष ध्यान देंगे। लेकिन उन बच्चों को भी लाभ हो, बिहार बोर्ड के भी बच्चों को भी लाभ हो, इसके लिए हिंदी पर भी विचार किया जाएगा, नहीं तो हमारे कुछ बच्चों को इससे हानि होगी। तो आइए पहले देखिए, जिस विषय की पढ़ाई करने हम लोग चले हैं वह इंग्लिश है। कोई यदि पूछ दे कि इंग्लिश क्या है तो इसे हम बता सकें, इसके लिए इसको हम लिखेंगे इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका हिंदी होगा यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा है लिखा गया है, लैंग्वेज है। अब बहुत बच्चों से पूछ दिया जाए कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो इस डिफिनीशन को याद कर लेंगे, अंग्रेजी में रट जाएंगे, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और लैंग्वेज समझता ही नहीं है। यदि कोई पूछ दे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं तो भटकने लगता है। इसलिए मेरा धर्म बनता है, फर्ज बनता है, और विद्यार्थियों का भी धर्म और फर्ज बनता है कि वे लैंग्वेज को भी डिफाइन करना जाने, इसके बाद वे ग्रामर की गहराई की ओर बढ़ेंगे। इसलिए मैं पहले यहाँ लैंग्वेज को भी बताना चाहूँगा। लैंग्वेज क्या हिंदी भाषा होता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इसका हिंदी होगा यह विचार अभिव्यक्ति का एक साधन है। यह विचार अभिव्यक्ति का एक साधन है। इस अंग्रेजी की एक अच्छी सी हिंदी लिखी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे इस हिंदी को भी पढ़ करके नहीं समझ पाते हैं कि यह विचार अभिव्यक्ति का एक साधन है का अर्थ क्या होता है। रट जाएंगे, बता देंगे। इसलिए केवल लिख करके रट लेने से ही नहीं होगा, इसे भी समझने का प्रयास करें। यह वही चीज है, यानी भाषा वही चीज है जो गूंगा के पास नहीं होती है। क्या गूंगा के पास नहीं होती है? विचार उसके पास होते हैं, क्या नहीं होता है? वही चीज नहीं होता है जिसके सहारे वह अपने विचार को दूसरों से कह सके। इसलिए हमारा ये लिखना ये बिल्कुल सही है कि भाषा अपने मन की बात दूसरों से कहने का एक साधन है। इसलिए यह विचार अभिव्यक्ति का एक साधन है। इस बात को बच्चों को अच्छी ढंग से समझ लेना चाहिए ताकि वे समझ जाएं कि भाषा होता क्या है। इसके बाद मैं लिटरेचर को भी बताना चाहूँगा। टर्म बहुत सारे होंगे, पहले ही मैं जैसा कह चुका हूँ। लिटरेचर का हिंदी साहित्य होता है। मैं समझता हूँ कि लिटरेचर का मतलब साहित्य बच्चे समझते हैं, फिर भी मैं लिखा हूँ इसलिए कि इसको लिख देने से कोई कमी नहीं आती आपके अंग्रेजी के सीखने में। इसको लिख लिया जाए, लिटरेचर को लिख लिया जाए। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। It is an expression of life through a medium of
थ्रू ए मीडियम ऑफ ए लैंग्वेज। बाद में थोड़ा हिंदी कम कर दूंगा, अभी मैं यहां लिखना चाहूंगा या किसी भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है। इस अंग्रेजी और हिंदी को लिख लेने से भी, यानी लिटरेचर के डिफिनीशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख लेने से भी बहुतेरे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लिख लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, सुनने पर पूछने पर बता देते हैं, लेकिन इसकी गहराई उनमें नहीं आ पाती, यानी कि वे इसको नहीं समझते हैं कि साहित्य क्या है। साहित्य की किताब कहने पर वे नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें इसे भी अच्छी ढंग से समझना चाहिए। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप सभी लोग देखे होंगे दवा की दुकानों पर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो डब्बे में मिलती है। जो दवाइयाँ डब्बे में मिलती है उसके अंदर एक कागज जरूर होता है। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ रहता है, सादा कभी नहीं होता। आम लोगों से, आम बच्चों से पूछा जाए तो कहते हैं कि उसमें कागज है, हमको दीजिए। लेकिन आप याद कर लें कि उसी डब्बे का वह कागज उस दवाई का लिटरेचर होता है। इसलिए आज से नहीं जानने वाले बच्चे उसको लिटरेचर कहा करेंगे। अब मैं आप बच्चों से ही पूछना चाहता हूँ कि वो कागज सादा होता है, क्या उस पर कुछ लिखा होता है? तो मेरा अनुमान है कि आप सभी जवाब देंगे, क्योंकि देखे हैं वैसे कागज को कि उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि उस पर कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? आप जरूर जवाब देंगे कि 2-3-4 भाषाओं में लिखा रहता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2-3-4 भाषाओं में भले न हो, लेकिन एक अंग्रेजी भाषा में जरूर रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने ऊपर में लिखा है इंग्लिश के डिफिनीशन में कि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वह दवाई विदेशों में, भारत के अन्य राज्यों में भी बिकती है, और भारत के हर भाषा को हर राज्य में जानने वाले लोग नहीं होते, लेकिन अंग्रेजी को जानने वाले हर स्टेट में, हर जगह लोग मिलते हैं। इसलिए अंग्रेजी में जरूर लिखा जाता है, दूसरी भाषा में लिखा जाए या न लिखा जाए, ताकि हर लोग समझ पाएँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब तक कहने से आप ये समझे कि उस कागज का नाम लिटरेचर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि उसमें कुछ लिखा रहता है तो आप बतावें कि उसमें क्या लिखा रहता है। यही ना कि पटना में पटन देवी का मंदिर है, स्टेशन पर हनुमान जी का विशाल मंदिर है। मैं खुद सोचता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं, उसमें ये नहीं लिखा रहता है। मैं फिर पूछता हूं आपसे कि उसमें क्या लिखा रहता है। आपका जवाब ये होगा कि उस दवाई के बारे में लिखा रहता है। एक तरफ आपने सीखा कि उस कागज का नाम लिटरेचर है, दूसरी तरफ आपने स्वीकार किया कि उस दवाई के बारे में, यानी उस दवाई का वर्णन उसमें रहता है। इसका मतलब हुआ कि लिटरेचर वर्णन है। लिटरेचर वर्णन है। अब प्रश्न हो गया हमारे सामने कि किस चीज़ का वर्णन है वो? तो वही उसी चीज़ का वर्णन है जिसका वो लिटरेचर है। जिस दवाई के डब्बे से वह कागज, वह लिटरेचर निकलता है, उसी दवाई के बारे में उसमें लिखा रहता है। इससे कन्फर्म हो गया कि लिटरेचर वर्णन है। किसका? अथवा जिसका लिटरेचर है उसका। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम के किताबों में जो सिलेबस की हुआ करती है लिटरेचर की, जैसे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 12th क्लास में रेनबो पार्ट 2 वह लिटरेचर की किताब है। केवल लिटरेचर की किताब है। इस डिफिनेशन के अनुसार आप देखेंगे उसमें जितने टॉपिक होंगे, जिस चैप्टर के टॉपिक लिखे हुए होंगे, उसी का वर्णन उसमें नीचे किया होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर लिख दिया हो एरोप्लेन तो नीचे रेलवे ट्रैक का वर्णन किया हो। इसलिए ये बात साबित हो गई कि लिटरेचर क्या है भाई? तो यह किसी भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है। अब मैं आपको, चूंकि ग्रामर भी बताना है हम सबों को, इसलिए ग्रामर का डिफिनीशन भी लिख देना चाहूँगा। ग्रामर क्या है? इसका हिंदी व्याकरण होता है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ
क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप उत्तर भारत में रहते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको अंग्रेजी में पढ़ाया लिखवाया जाता है, हिंदी से ताल्लुकात कम रहती है। नतीजा ये होता है कि न उनकी अंग्रेजी अच्छी हो पाती है और न हिंदी अच्छी हो पाती है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी पढ़ते ही नहीं है। अंग्रेजी में सारी किताब पढ़ते हैं, सारी किताबें अंग्रेजी में रहती है, पूर्ण अंग्रेजी भी नहीं आती, पूर्ण हिंदी भी नहीं आती। इससे उसको मेरे ख्याल से अच्छा लाभ नहीं होता है। इसलिए अपने मातृभाषा का स्वाभिमान हमें होना चाहिए और उसे भी साथ लेकर चलना चाहिए, तब भी हमारी अंग्रेजी अच्छी हो पाएगी। इसलिए कि हमारे प्रदेश का कोई भी बच्चा यदि वाटर समझता है तो उसका अर्थ पानी जान करके ही समझता है कि वाटर क्या होता है। जिस आदमी को वाटर का माने पानी नहीं याद है, वाटर वाटर कहने पर दिन भर में भी कुछ नहीं समझेगा। इसलिए मैं मदद लिया करूँगा हिंदी से, और हिंदी का मदद लेने से आपकी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं होगी। ये भ्रांति है लोगों की। बड़े बड़े बातों को बोल करके दिखा देना, सुना देना, समझा देना, कह देना, ये अलग की बात है, और किसी चीज़ को समझ और समझा देना एक अलग चीज़ है। इसलिए आप लिखेंगे ग्रामर की परिभाषा क्या होगा? इट इज ए साइंस, इट इज ए साइंस ऑफ टीचिंग टू रीड, write and speak correctly. इसका भी हिंदी लिखूंगा। हिंदी होगा कि यह शुद्ध शुद्ध लिखने, या शुद्ध शुद्ध लिखने पढ़ने एवं बोलने को सिखलाने वाला विज्ञान है। आम छोटे से बच्चे विज्ञान का अर्थ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ लेते हैं, लेकिन साहित्य में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है। तो हम शुद्ध शुद्ध लिख पढ़ और बोल तभी पाएंगे जब हमको उस भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होगा। और हमें विशेष ज्ञान है ही नहीं, हम हेडिंग लिखने चले, गलती हो जाता है। इसलिए आम सभी बच्चों का लिखा हुआ हेडिंग गलत होता है। अब मेरा ख्याल है कि अब बच्चों से शीर्षक गलत नहीं होगा, और आज मैं इतना ही बताकर अगले वीडियो के लिए कार्य स्थगित करता हूं, और आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें।